नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी गंगा जमुनी तहजीब तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल जो भी इसके पास सभी सीमित संसाधन है, सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, वीडियो के संदेश के माध्यम से अपने पूरे भारतीय भाई बहनों, समस्त भारतीय भाई बहन मतलब 140 करोड़ की आबादी की बात कही जा रही है। इनमें भारतीयता आधारित जितने भी हमारे भारतीय समाज के लिए और इस भारत राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व हैं, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको पुष्ट करने के लिए कि एकता हो, भाईचारा हो, आपसी अखलाक मोहब्बत हो, गंगा जमुनी तहजीब की समझ हो और आपसी सहयोग हो, आपसी सम्मान हो, आपसी श्रद्धा, आपसी एकता, आपसी अखलाक मोहब्बत सभी कुछ जो है भारतीयता आधारित हो। इसके लिए जहाँ एक और प्रयास कर रहा है, दूसरी ओर हमारे देश में जो खतरा है वो बिखराव का है। वो बिखराव जो है संकीर्णता आधारित, जातीय संकीर्णता, सांप्रदायिक संकीर्णता, भाषाई संकीर्णता और प्रांतवादी संकीर्णता और संकीर्णताओं आधारित जो बिखराव है। अब ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि ये राजनीतिक दल जो है इस बिखराव को समस्या नहीं मानते हैं। वास्तविकता तो है कि इस बिखराव पर ही उनकी राजनीतिक जो है उनका धंधा, बिजनेस चल रहा है, उनकी साजिशें चल रही हैं। और खास करके जो वो राष्ट्रवादी किस्म के हैं, नहीं किस्म नहीं, जो राष्ट्रवादी होने का दम भरते हैं कि हम तो राष्ट्रवाद चलाते हैं। किसके बात किसकी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की, जो कि दम भरती है, जो मुखौटा पहनी हुई है कि हम राष्ट्रवाद चलाते हैं। वो भी जो है, जो बिखराव है, जो हमारे इस देश का और हमारी भारतीय एकता का सबसे बड़ा शत्रु है, वो उसको ये भारतीय जनता पार्टी अपने को राष्ट्रवादी होने का दम भरने वाली इसको समस्या नहीं मानती है। इसका चरित्र तो इतना गिरा हुआ है कि देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को गद्दार नहीं मानती है। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कॉकस और उसके जिन लोगों ने इस देश के साथ गद्दारी की, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी
और ये इस समय के राहुल गांधी इत्यादि जो है, जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको ये बीजेपी वाले जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, इनको गद्दार नहीं मानते। ये सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी के साथ। ये उनके गद्दारी के पापों को छुपाने के लिए तरह तरह के इनके षड्यंत्र चलते हैं। इनके मोदी महोदय बोलते हैं कि ये एक परिवारवादी पार्टी है, परिवारवाद चलाती है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन मोदी जी से सवाल करें, जरूर सीधे सवाल करें कि क्या आपको राहुल गांधी की गद्दारी आपको दिखती नहीं है? नंबर एक, क्या देश के खिलाफ गद्दारी, क्या परिवारवाद का अपराध भारत के खिलाफ गद्दारी के अपराध से बड़ा है? ये सवाल हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जिन्होंने मोदी महोदय को राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दिया है, वो जरूर उनसे जरूर सवाल करें कि क्या भारत के खिलाफ गद्दारी करना परिवारवाद के अपराध से छोटा है? ये सवाल इनसे किया जाना चाहिए। इसलिए कि हमेशा ये इस पार्टी को बस परिवारवादी कहते हैं, परिवारवाद चलाते हैं, बस परिवारवाद। ये बीजेपी वालों का षड्यंत्र है। और दूसरा इनका देश के बिखराव पर जो हमने अभी बताया है कि जो संकीर्णता आधारित जो समस्या है, और उसी संकीर्णता में हमारे भारतीय भाई बहन अपना अस्तित्व ढूंढते हैं। यह भी हमारे भारतीय भाई बहनों की एक मानसिक और दृष्टिकोण की समस्या है कि उसे संकीर्णता में ही अपना अस्तित्व ढूंढते हैं और अपनी पहचान को ढूंढते हैं कि हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम हिंदू हैं, हम तमिल हैं, बंगाली हैं। इन्हीं संकीर्णताओं में ही अपने अस्तित्व को और अपनी पहचान को ढूंढते हैं। यह उनके दृष्टिकोण की भी बहुत बड़ी समस्या है। और बिखराव से संबंधित नफरत, इसको अपने को राष्ट्रवादी कहने वाली और राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनने वाली, राष्ट्रवाद का दम भरने वाली, इसको समस्या नहीं मानती। तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ा एक अभिशाप है कि अपने को राष्ट्रवादी कहने वाली, यानी जो देश के लिए खतरा है, बिखराव, उसको समस्या नहीं मानती है। और इस पर कोई भी टीवी चैनल वाला इस पर चर्चा नहीं करवाता। भारतीय आवाम ताकत दल तो पूरा का पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित किया हुआ है कि किस तरह से बिखराव ये समाप्त हो, और यह सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा जब ये बिखराव और नफरत बहुत विभत्स रूप में प्रकट हो जाता है अपने ही देश में, तो किस तरह से एक पाखंडी रूप में ये बीजेपी को लोग उसका समाधान ढूंढते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता चाहे सुधांशु त्रिवेदी हों, चाहे समित पात्रा हों, या उनके जो सिपह सालार हैं, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी हुए, प्रदीप सिंह हुए, मनीष ठाकुर हुए, मनीष कुमार हुए, और एक कोई हरिश्चंद्र बर्णवाल भी है, और ओंकारनाथ चौधरी करके भी है, कई हैं। वो जो है, जो इस बीजेपी के शासन में जो नफरत का बाजार चल रहा, बाजार गर्म है, और यानी देश की एकता को तोड़ने के लिए जो नफरत का धंधा चल रहा है, उसका बाजार गर्म है, और कुछ एजेंट, कुछ भेड़िए बीजेपी के द्वारा ही छोड़े गए हैं। जैसे मैंने बताया, एक है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उसका काम ही है
कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पूरे तबके पर और इस्लाम पंथ पर आक्रमण करके देश में नफरत फैलाने का एक निरंतर कुचक्र वो चला रहा है। और उसी के साथ साथ एक वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती करके है, जिसका कि वास्तविक नाम दीपक त्यागी है, और वो अपराधी किस्म का है। अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने भेष बदला हुआ है यति नरसिम्हानंद सरस्वती का। वो भी यही काम करता है। ये दो एजेंट, दो भेड़िए तो बीजेपी के द्वारा छोड़े गए। कुछ और एजेंट भेड़िए जो है बीजेपी के द्वारा छोड़े तो नहीं गए हैं, वो बीजेपी के द्वारा पाले जा रहे हैं, बीजेपी शासन के द्वारा। वो कौन है? शफीकुर रहमान बर्क और तौकीर रजा, और एक है वामन मिश्रम, जो कि वामसेफ एक शाखा है बहुजन समाजवादी पार्टी की एक शाखा है वामसेफ। उसी का वो मुखिया, उसी का अध्यक्ष है। वो निरंतर हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बराबर वो आग और जहर उगलता है। इस पर बीजेपी वालों की और हिमांशु त्रिवेदी और समित पात्रा जैसे, जो कि बहुत मुखर होते हैं सिर्फ सनातन के नाम पर, बाकी इनकी जगह इनकी जो है देश की समस्याओं पर इनकी सिट्टी पिट्टी गुम रहती है। और उस पर वामन मिश्रम किस तरह का वो आग उगलता है हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, इस पर भी सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम रहती है, उनकी घिघी बंद हो जाती है। तो बात कही जा रही थी कि जब इस तरह का नफरत जो है बड़े घिनौने और विभत्स रूप में प्रकट होता है, तो ये बीजेपी वाले उसका समाधान कैसे ढूंढते हैं, उसका भी एक नमूना हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको जरूर देखें, जरूर समझें। और इन्हीं जहरीले वातावरण में देश के दुश्मन कम्युनिस्टों को बहुत अच्छा मौका मिलता है कि इस नफरत को और बढ़ाया जाए। तो जेएनयू में जब ये मैंने इस तरह से दीवालों पर पोस्टर लगे कि ब्राह्मणों को इस देश से भगाओ, ये निश्चित रूप से वामन मिश्रम जैसे लोगों से प्रेरित और कम्युनिस्टों द्वारा इसमें और आग लगाने की, और चूंकि जेएनयू कम्युनिस्टों का अड्डा है, तो वहीं से इस तरह की घिनौनी जो है मैंने ये कुचक्र कि ब्राह्मण को इस देश से भगाओ। आज यदि बात हो रही है कि ब्राह्मण को देश से भगाओ, तो वही प्रवृत्ति कल को बोलेगी ठाकुरों को भी इस देश से भगाओ, बनियों को भी इस देश से भगाओ। फिर इसके बाद यादव लोगों का नंबर आ जाएगा। कौन? जेएनयू से। अब देखिए बीजेपी इसका समाधान कैसे ढूंढती है। समाधान यह होना चाहिए, और कब से, जब से मोदी महोदय प्रधानमंत्री बने हैं, उनको पता है कि जेएनयू कम्युनिस्टों का अड्डा है, और वहीं से नारा लगाते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। एक भयानक घटना हो चुकी है, और उसका भी समाधान मोदी महोदय ने कैसे किया, ये दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने 36 महीने में उसकी चार्जशीट बनाई। चार्जशीट जब बनी तो फिर 9 महीने लेकर के ये गद्दार केजरीवाल लेकर उस फाइल को बैठ गया। फिर इसके बाद न्यायपालिका में न्यायपालिका में भी ऐसे लोग बैठे हैं। उन्होंने इस कन्हैया कुमार को, जिसने इतनी बड़ी गद्दारी की और सरेआम नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे,
भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको दिल्ली उच्च न्यायालय के किसी न्यायमूर्ति ने एक फिल्मी गाना लिखते हुए उसको जमानत दे दी। देखिए कैसे कैसे तत्व जो है ये बैठे हुए हैं। और फिर इस गद्दार कन्हैया कुमार के समर्थन में देश के और गद्दार आते हैं। सबसे पहले ये गद्दार राहुल गांधी आता है। ये कन्हैया कुमार का समर्थन सड़कों पर भी करता है, संसद में भी करता है। फिर उसका समर्थन केजरीवाल करता है। कम्युनिस्ट वाले तो खैर इस देश के गद्दार हैं, तो उसके जो है डी राजा और सीताराम येचुरी, प्रकाश करत इत्यादि तो ने किया ही, बल्कि यहाँ तक कि उस गद्दार कन्हैया कुमार को भारत का जो संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव, उसमें भाग लेने के लिए टिकट भी दे दिया और उसके चुनाव प्रचार के लिए बॉलीवुड में जो देश के गद्दार हैं वो भी उभर आए, सामने आ गए। जावेद अख्तर इस देश का इतना बड़ा गद्दार जो है, गद्दार कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार, मैंने गद्दार कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अपनी बीबी जो सबाना आदमी थी वो भी देश के गद्दार है, साथ में आ गए चुनाव प्रचार करने के लिए बेगूसराय लोकसभा। और फिर देश ने देखा होगा कि मीडिया में भी जो छुपे हुए गद्दार थे वो भी सामने आ गए। ये किशोर अजवानी न्यूज 18 इंडिया का, उसने उसी गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया। किशोर अजवानी की गद्दारी तो हमारे भारतीय भाई बहन देखें। वो किशोर अजवानी देश के खिलाफ गद्दारी की उस सीमा तक बढ़ गया, उसी टॉक शो में कह रहा है वो किशोर अजवानी एंकर कि इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। यदि किसी ने कह ही दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। इस देश का टुकड़ा तो हुआ नहीं। भारतीय आवाम ताकत दल को इसी यूट्यूब के 20 में वीडियो में शिष्टाचार की मर्यादा को तोड़ना जरूरी मानते हुए, क्यों जरूरी, उसको आईना दिखाने के लिए। शिष्टाचार से मतलब है कि सभ्यता और शिष्टाचार की एक सीमा होती है कि उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन उसको आईना दिखाना जरूरी था, इसलिए उस शिष्टाचार और मर्यादा को लांघा गया और बोला गया कि किशोर अजवानी जो तुम ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, यदि किसी ने कह दिया कि इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है, तो उससे ये कहा गया कि किशोर अजवानी तू ये बता कि कोई सिरफिरा व्यक्ति या तुम्हारी माँ बहन की गाली देने लगे, जबकि वो गाली देने वाला वैसा कुछ भी नहीं कर रहा जो कि गाली में उन शब्दों को कह रहा है, सिर्फ मुंह से वो उसका उच्चारण कर रहा है, बोल रहा है, कुछ कर नहीं रहा। तब भी क्या तुमको क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हारे मस्तिष्क में उबाल नहीं आएगा, तुम्हारा खून नहीं खौलेगा? जरूर होगा। तो गद्दार किशोर अजवानी, जब तुम्हारी व्यक्तिगत बात हो तो एक पैमाना, देश की बात हो तो दूसरा पैमाना। ऐसे ही किशोर अजवानी जैसे लोग देश के गद्दार होते हैं। लेकिन किशोर अजवानी जैसे लोगों को भारत के खिलाफ गद्दारी करने का मौका तब मिलता है जबकि मोदी जैसे यानी पाखंडी राष्ट्रवादी लोग जो है कन्हैया कुमार को सेना के हवाले न करके अदालती प्रक्रिया के जरिए उसको बचा लेते हैं। और ये बात मैं सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं,
एक यानी बीजेपी का समर्थक, मोदी का अंधभक्त कोई अजित भारती है, वो ये कह रहा था कि उस गद्दार कन्हैया कुमार को मोदी जी ने देश का नेता बना दिया। तो इसी में काफी यथार्थ छुपा हुआ है। जिस कन्हैया कुमार ने सीधे सरेआम जेएनयू के प्रांगण से ये नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, और राष्ट्रवाद का तकाजा ये कहता है मोदी महोदय और बीजेपी वालों कि उसको सेना के हवाले किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए था, क्योंकि उसने हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी पर आघात किया था। तो सीधे उसकी पात्रता बनती थी कि वो हमारी सेना के हवाले किया जाए और हमारी सेना 1 मिनट में उसका निपटारा करती होती। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी भारतीय सेना सरहदों पर जब दुश्मन की सेना या दुश्मन कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो उनका वहीं पर निपटारा कर देती है। यह मानते हैं कि वह दुश्मन की सेना या दुश्मन जो है वो फौज पर कोई आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वह उनके देश या हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण कर रहे हैं, ये मानते हुए। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, मोदी महोदय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जब लद्दाख के मुद्दे पर करीब 2.5-3 साल पहले हमारी फौज और दुश्मन चीन की फौज आमने सामने डटी हुई थी, तो भारतीय फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री की क्षमता में मोदी महोदय लद्दाख गए थे। और ये उनके शब्द हैं कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके भारत की संप्रभुता की रक्षा की है। ये उनका भी मानना और ये बात सत्य भी है। तो मोदी महोदय जब भी कोई दुश्मन की सेना आक्रमण करती है तो हमारी संप्रभुता पर आक्रमण होता है। उसी प्रकार जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो मोदी महोदय ये भी जान ले कि वो उसने गद्दार कन्हैया कुमार ने हमारे सीधे हमारे देश की संप्रभुता पर, सॉवरेंटी पर, सार्वभौमिकता पर हमला किया था। तो नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय इस गद्दार कन्हैया कुमार को राष्ट्रवाद के तकाजा के अनुसार उसको सेना के हवाले सौंपना था मोदी महोदय, लेकिन आपने उसको अदालती या पुलिस की प्रक्रिया में उलझाकर उसको आपने बचा लिया। ये आपका राष्ट्रवाद है और ये आपका राष्ट्रवाद की असलियत है। तो उसी प्रकार दोबारा जब जेएनयू से, चूंकि अच्छा, यदि ये राष्ट्रवादी होते सच्चे अर्थों में मोदी महोदय, तो सभी वाम दलों को, पूरे कम्युनिस्टों को उस जेएनयू से फ्लश आउट कर देते, बाहर निकालते। 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, सारे कम्युनिस्ट वाले पाले जा रहे हैं जेएनयू में मोदी महोदय के द्वारा, और समय समय पर इस तरह की नफरत की बात वो सब करते रहते हैं। तो उसी नफरत में ये भी नफरत था कि ब्राह्मणों को इस देश से भगाओ। उसका समाधान कैसे करती बीजेपी? इसी से हमारे सभी भारतीय भाई बहन, अब विशेष करके हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय बहन, जरा गौर से देखें, ये जाकर के वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन समस्या है। तुम शासन में हो, जनता ने आपको वोट दिया, आपको सत्ता में बिठाया है। इन्हीं दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए, देश के बाहर भगाने के लिए, और जेएनयू कम्युनिस्टों का अड्डा बना हुआ है, उस अड्डे को समाप्त करने के लिए आप उस अड्डे को पाल रहे हो। और जब उसका मैंने घिनौना एक कृति इस रूप में आ रही है कि ब्राह्मणों को इस देश से भगाओ, तो जाकर के वहां प्रदर्शन करते हो। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, बिल्कुल इस नकली राष्ट्रवादी बीजेपी को ठीक से समझें। ये राष्ट्रवादी कतई नहीं है।
ये हैं सत्ता के सौदागर, सत्ता के कीड़े, जिनको न राष्ट्र से मतलब है न अपने आवाम से मतलब है। और इनको यदि राष्ट्र से मतलब होता तो भारतीय एकता के लिए चिंतित होते। और जो बिखराव होता है, जो हमारे देश में बिखराव है, संकीर्णता आधारित जो है आइडेंटिटी, जो हमारे भारतीय भाई बहन जो चिपके हुए ढूंढते हैं उसके आधार पर, तो उसके कारण जो बिखराव है और जो एकता का भाव, जो भारतीय एकता का भाव है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको यदि ये अपने को सच्चे रूप में राष्ट्रवादी मानते तो इसको सबसे बड़ी समस्या मानते, लेकिन नहीं। भारतीय जनता दल अभी यूट्यूब के माध्यम से तमाम इस तरह से प्रयास कर रहा है। वो हिमांशु त्रिवेदी शायद यह कहते हुए एक तो सब नाम नहीं लेते हैं। भारतीय जनता दल का नाम लेना जो है उनके लिए भारी पड़ जाता है। अब किस कारण, किस साजिश के तहत वो भारतीय जनता दल का नाम लेना भी उनको मंजूर नहीं, कबूल नहीं है, इसका जवाब तो सुधांशु त्रिवेदी और समित पात्रा और जैसे लोगों को कोई देना पड़ेगा। तो वो बाय इंसिनुएशन, तो एक अपरोक्ष रूप से इशारा या इंसिनुएशन के द्वारा यह कहते हुए देखे गए हैं कि कोई यूट्यूब पर एकता की बात करते हैं, लेकिन सनातन ही एकता है। बताइए कितनी बार ये कहा गया है कि जो राष्ट्र की अधिकल्पना है, परिकल्पना है, वो पंथ के आधार पर नहीं हो सकती। यह भी बताया गया है कि जापान का उदाहरण लीजिए। जापान इतना विकसित, जो कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के हमले से माने हमले से नष्ट हुआ, और उसकी राख से उठ खड़ा हुआ जापान इतने कम वर्षों में, यानी भारत से बहुत आगे तकनीकी जो कॉम्पिटेंस है या टेक्निकल पिनेकल्स है, और आर्थिक और फिर विश्व व्यापार के रूप में, और तकनीकी में जो प्रिसीशन है, जो बारीकियां हैं, जो सूक्ष्मता है, वो बहुत आगे है। भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रही है मुंबई से अहमदाबाद, उसमें उसका योगदान है। लोग कहते भी हैं कि भाई देखिए ये जापान की तकनीकी है, जापान के सहयोग से हो रहा है, तो ऐसे नहीं है। वहां पर किस तरह का माहौल है कि देश सबसे ऊंचा है, पंथ से, उनका जो पंथ है बौद्ध पंथ से बहुत ऊंचा है। और यही हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग इस देश की जड़ खोद रहे हैं। अपने को राष्ट्रवादी बताने वाले हमेशा हिंदू सनातन की बात किया करते हैं। तो ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग, जो कि सनातन को देश से ऊपर, संविधान से ऊपर। भारतीय जनता दल ने इसके लिए कि अपने देश में भारतीय नागरिक के रूप में लोग, उनकी मानसिकता हो और वो सोचें, उस तरह से व्यवहार करें, इस पर बल देने के लिए वो बराबर कह रहा है। बल्कि उसने तो एक कसौटी भी, एक पैमाना भी बना रखा है कि हमारा, मान लीजिए हमारा ये मुल्क यानी हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है, उसके बाद हमारी आवाम है, हमारे देश के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन, नंबर 2 पे हो गए। नंबर 3 पर हमारे देश का संविधान, और नंबर 4 पर हमारी वो समझ जो साझी विरासत, साझी सोच और साझी संस्कृति पर विश्वास करती है।
के विश्वास पर आधारित है। मैंने हमारी सोच। तो 4 चीजें हो गई। मैं फिर से इसको अस्पष्टता के साथ दोहरा रहा हूं। सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र भारतवर्ष, उसके बाद हमारी अवाम, मतलब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन। तीसरे नंबर पर है भारत का संविधान। चौथे नंबर पर वह दृष्टिकोण, वह सोच जो साझी संस्कृति, साझी विरासत और साझी सोच के विश्वास पर आधारित है। ये 4 चीजें हैं। अब इनके समक्ष कोई भी व्यक्ति अपने जो उसका व्यक्तिगत विश्वास है, चाहे हिंदू सनातन का चाहे विश्वास हो, चाहे इस्लाम का विश्वास हो, चाहे ईसाई पंथ का विश्वास हो, चाहे सिख पंथ का विश्वास हो, चाहे किसी अन्य पंथ का विश्वास हो, उस विश्वास को वरीयता के आधार पर कहाँ रखता है, इसी से उसकी परीक्षा हो जाएगी कि वह देश के प्रति कितना राष्ट्रवादी है और कितनी वो अपने राष्ट्र की चिंता करता है। यदि वो चारों के स्थान के बाद 5वें स्थान पर अपने पंथ को रखता है, तब वो सच्चे रूप में इस देश का नागरिक बन सकता है। 5वें स्थान पर क्या चार हो गए नहीं? सबसे पहले अपना देश, इसके बाद हमारे देश के लोग, इसके बाद भारत का संविधान, इसके बाद साझी सोच यानी कंपोजिट थिंकिंग और साझी समझ और साझी संस्कृति, साझी विरासत, जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। इस पर, इसके विश्वास पर आधारित वह दृष्टिकोण, वो व्यवहार, ये चौथे नंबर पर। इसके बाद जो लोग अपने पांथिक विश्वास को, चाहे हिंदू सनातन का विश्वास हो, चाहे इस्लाम पंथ का विश्वास हो, चाहे वो ईसाई पंथ का विश्वास हो, चाहे वो सिख पंथ का विश्वास हो, ये जो रखते हैं, वही सच्चे रूप में भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं। और इसके इतर जो बात करते हैं वो निश्चित है कि वो भारतीयता और भारत राष्ट्र के शत्रु हैं। इस रूप में भारतीय जनता दल ने एक पैमाना वो बनाया हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो हमेशा भारत की भी जड़ खोदते हैं और लोगों के प्रति प्रेम की भी जड़ खोदते हैं, भारत के संविधान की भी जड़ खोदते हैं, साझी सोच की जड़ तो खोदते ही हैं, सिर्फ दिन रात सनातन की बात करते हैं। तो कितने बड़े हमारे राष्ट्र के ये शत्रु हैं सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, और ये भारतीय जनता दल के सामने भी नहीं आ सकते। सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग का नैतिक बल नहीं है कि वो जो है भारतीयता के नाम पर जो है भारतीय जनता दल का वो सामना कर सके नैतिक रूप से। छिपे, क्योंकि संसाधन पर काबिज हैं, सत्ता पर काबिज हैं, तंत्र पर काबिज हैं, सिस्टम पर काबिज हैं, तो वो कुछ भी कर ले। एक बार मोदी महोदय संसद में बोल रहे थे कि नेहरू परिवार के नाम पर कम से कम 46 है संस्थान, सड़कें हैं। सवाल इस बात का है कि मोदी महोदय और नकली राष्ट्रवादी बीजेपी के लोग जो है गद्दार जीएनपीसी और गद्दार जीएनपीसी का गद्दार जो ये नेहरू, इंदिरा, राजीव के नाम पर जो तमाम संस्थान, सड़क और भी संस्थानों के नाम, शिक्षण संस्थान हैं, हवाई अड्डे हैं और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और भी जो है नाम बचल हैं इन गद्दारों के नाम पर। राष्ट्रवाद का ये तकाजा है मोदी महोदय कि इनका नाम हटा करके, इनका नाम खुरच करके देश के अमर शहीदों का नाम लिखा जाए ना। आप इन गद्दारों के नाम पर जो संस्थान चल रहे हैं, आप उनका नाम सिर्फ गिना करके संसद में और हमारे
अमर शहीदों जिन्होंने अपनी कुर्बानी शहादत देकर इस देश को आज़ाद कराया, और ये सब जो हमेशा देश के खिलाफ गद्दारी करते रहे और अंग्रेजों से चिपके रहे, और उनके नाम पर 46 से जो है संस्थान चल रहे हैं और वो आपके द्वारा पाले जा रहे हैं, आप अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। और बीजेपी वाले अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है कि इन गद्दारों का नाम हटा करके हमारे उन अमर शहीदों का, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, अशफाक उल्लाह जी हैं, इनका नाम होना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले करते क्या हैं, जहां पर सिर्फ इस्लाम आस्था से जुड़े हुए वो नाम है, बस उसी को हटाते हैं, उसी को देश का दुश्मन मानते हैं। नेहरू परिवार को देश का दुश्मन नहीं मानते हैं बीजेपी वाले या राष्ट्रवादी। देश ने देखा होगा ना कि जब अरुण जेटली का निधन हुआ, उनके निधन के पश्चात जब उनको सम्मान देने की बात आई, तो एक स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखे जाने की बात जब आई, तो बीजेपी वालों को नेहरू स्टेडियम का नेहरू का नाम जो है उनके जहन में नहीं आया, उनके मस्तिष्क में नहीं आया। वो फिरोज शाह कोटला में चूंकि फिरोज लिखा हुआ था, फिरोज शाह, उसी को हटा करके अरुण जेटली का नाम डाला गया। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा ठीक से समझें, ये नेहरू परिवार के जो कुनबा है, जो गद्दारों का कुनबा है, उसको बीजेपी वाले गद्दार नहीं मानते। सिर्फ नाम बदलते हैं, सिर्फ जहां पर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से यदि वो नाम जुड़ा है। तो योगी महोदय को देख लीजिए, योगी महोदय इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज करते हैं। उसी इलाहाबाद में एक मोतीलाल जो था, वो जवाहरलाल नेहरू जो गद्दार था, उसका बाप, उसका पिता मोतीलाल नेहरू, तो बताते हैं कि उसके कपड़े पेरिस से ढुल के आते थे। और इस बात का खुलासा तो करता है वो सुधांशु त्रिवेदी कि जिसके कपड़े पेरिस से धुल के आते थे, वो पैसे कहाँ से आते थे। तो निश्चित है कि अंग्रेजी सरकार का संरक्षण था और अंग्रेजी सरकार के ही वो केस लड़ते थे। और उनको ये जेएनपीसी वाले राष्ट्रवादी बताते हैं, मोतीलाल को, जो अंग्रेजी सरकार का केस लड़ता हो, उसके पक्ष में लड़ता हो, उसको ये जेएनपीसी वाले उसको राष्ट्रवादी बताते हैं, मोतीलाल। तो उसी मोतीलाल नेहरू के नाम पर जो है MLNR, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका नाम बदलने की मंशा नहीं दिखाई ये जो है नकली राष्ट्रवादी योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो नकली राष्ट्रवादी है। योगी आदित्यनाथ ने कभी भी एक शब्द भी इस गद्दार राहुल की गद्दारी के विषय में एक शब्द भी नहीं बोला। और इन जेएनपीसी वालों के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी जितनी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं बदस्तूर चल रही हैं इन नकली राष्ट्रवादी योगी आदित्यनाथ के शासनाधीन। लेकिन नकली राष्ट्रवादी योगी आदित्यनाथ जो है, इस नेहरू खानदान को देश का गद्दार नहीं मानते हैं। यही सबसे बड़ा यानी ये भारत द्रोह का नमूना है। भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है और इस विषय में स्पष्ट है भी कि देश में नफरत फैलाने वाले जितने भी एजेंट हैं, जितने भी इस तरह के तत्व हैं, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से लेकर के वामन मिश्रम तक और प्रकाश अंबेडकर और राजदत्त अंबेडकर जैसे लोगों को इस देश से तुरंत बाहर वो कर देने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता दल को जब भी मौका आएगा, जब भी हमारे देश के अवाम
अपने आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण उसके हाथ में सौंपेगी, इनको अविलंब देश के बाहर। और उसके पहले जो देश के गद्दार हैं, जैसे ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इसके साथ और इनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट, ये तीनों टेस्ट इसलिए जरूरी है कि इन गद्दारों के मन में भारत के खिलाफ क्या क्या और मंसूबे पल रहे हैं, यह देश को जानना बहुत जरूरी है। उन मंसूबों की जानकारी प्राप्त करके देश में सार्वजनिक करने की जरूरत है कि देखिए ये इतने खतरनाक ये जैसे गद्दार हैं, इनके मन में ये मंसूबे पल रहे हैं। तो इन टेस्ट के बाद इनको पैक करके इटली भेजने की व्यवस्था करेगा भारतीय जनता के दल, निश्चित रूप से। तब हमारे देश में शांति आएगी। और ये राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का और भारत को महफूज रखने का तकाजा है। लेकिन उन्हीं को ये सर पे बिठाए हुए हैं बीजेपी वाले। तो बीजेपी वालों का चरित्र भी जरा हमारे भारतीय भाई बहन जरा देखें। बीजेपी के हाथों में देश हमारा महफूज कैसे महफूज रह सकता है। इनका पूरा जोर दो ही बातों पर रहता है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को नीचा दिखा कर नफरत फैलाना और हमेशा सनातन की रट लगाना। और एकता की बात है, सिर्फ हिंदू एकता, सत्ता के कीड़े हैं ये। लेकिन ये सारी बातों की सार्थकता तो तब है ना कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के महत्व को समझें, भारतीय एकता के महत्व को समझें, अपने को सिर्फ भारतीय समझें। कृत्रिम जो केचुर है, केचुर समझते हैं ना कि वो जो सांप जो है अपना केचुर बदलता है, उसको अंग्रेजी में स्लफ कहते हैं। तो संकीर्णता आधारित जितने भी केचुर है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम तमिल हैं, हम पंजाबी हैं, हम मलयाली हैं, ये सभी जो है आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल जो स्लफ्स हैं, इनको त्यागना पड़ेगा। भारतीयता के स्वरूप को महत्व देना पड़ेगा। तब जाकर के ये देश के कितने बड़े दुश्मन हैं इसकी पहचान हो पाएगी। हालांकि इनकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कर दी है कि ये काले अंग्रेज हैं। उन सफेद अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा लेवे, लेकिन उनसे अधिक खतरनाक। तो उनका निपटारा जो है हमारी आवाम को करना है। लेकिन इसके बाद भी यदि बीजेपी को वोट मिलता है, इन कांग्रेसियों को वोट मिलता है, कम्युनिस्टों को वोट मिलता है, समाजवादियों को वोट मिलता है, तो यह देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारतीय भाई बहन इस कलंक से छुटकारा पाएंगे, इस राष्ट्रीय अपराध से छुटकारा पाएंगे। जो जातिवाद के नाम पर इस समाज को बांट रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, और सबसे विचित्र बात तो बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब ने अपने भारतीय समाज के इस तबके के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित किया। उस तबके के साथ जो है वो हजार साल तक अन्याय हुआ, बहुत घाव दिए गए, उसका शोषण हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रतिशोध की बात नहीं की, कभी भी प्रतिशोध की बात नहीं की। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी प्रतिशोध पर ही आधारित है। वो यहीं से शुरू होती है कि जब वो काशीराम और मायावती आए, बस तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार, वहीं से इन्होंने शुरू किया। हालांकि उसे जब उनको नुकसान होने लगा तो फिर इनका एक चमचा, वो भी ब्राह्मण कहा जाने वाला भारतीय भाई था, लेकिन हम चमचा ही कहेंगे, वो सतीश चंद्र मिश्रा इनके साथ आ गया।
तो इनका कोई चरित्र नहीं है। सत्ता के लिए कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग, तो कुछ थोड़ी बहुत सत्ता उसको मिल गई और फिर इसके बाद वहीं पर आकर के रुक गई। देखिए, बहुजन समाज पार्टी खास करके मायावती जो है, हमारे बाबा साहब के सिद्धांतों को, इतने बड़े आदर्श सिद्धांतों की किस तरह से उसकी हत्या करती है, उसका नमूना जरा देखिए। वो बाबा साहब ने क्या कहा था? एक जातिहीन समाज बनना चाहिए और हमारे जो तबका है जिसका शोषण हुआ है और जिसको कि भारतीय जनता के दल पिछड़े भारतीय भाई बहन या उपेक्षित भारतीय भाई बहन के नाम से संबोधित करता है, तो उसके लिए वो हमारे बाबा साहब ने कहा था इसको एक सामाजिक मरहम लगाने की जरूरत है। सामाजिक मरहम के भी विषय में बाबा साहब ने कहा कि वो सामाजिक मरहम कैसा होगा वो भी भारतीय समाज के विवेक पर ही उन्होंने छोड़ दिया था। फिर भी भारतीय जनता के दल ने कहा कि वो पहला मरहम होगा कि उनको सम्मान दिया जाए। हालांकि बाबा साहब के सहयोग से जो संविधान बना वो खुद ही उनको सम्मान दे रहा है कि वो इस देश के भारतीय नागरिक है, लेकिन अभी भी समाज के द्वारा जो सम्मान दिया जाना चाहिए और जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं अभी भी नहीं मिल पा रहा है। और कट्टरवादी तत्व तो उनका तो पूछना ही क्या है। अभी भी उनको चमार कहते हैं, हरिजन कहते हैं, वो बाज नहीं आ रहे हैं। और इस तरह के घिनौने जो संबोधन चमार हरिजन वाला अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले उस राजनीतिक तबके से आते हैं। देख लीजिए इसमें को इनकी वास्तविकता। तो बाबा साहब कभी भी प्रतिशोध की बात नहीं करते हैं। सम्मान दिया जाना चाहिए हमेशा, इसकी हाँ नहीं, भारतीय जनता दल ने उनके इस संदेश का कि उनको एक सामाजिक मरहम लगाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल कहता है कि पहला मरहम होगा उनको सम्मान दिया जाए, और भारतीय जनता दल तो आगे बढ़ के कहता है कि उनको खाट पर बिठाया जाए, सिरहाने बिठाया जाए, गले लगाया जाए और अपनापन का एहसास दिलाया जाए। भारतीय जनता दल तो यहां तक कहता है। और जहां जहां मैं गया हूं उन तबकों में मैंने ये बात बताई है, लोगों ने बड़े प्रेम से, जो कि मायावती के समर्थक रहे हैं, इस चीज का स्वागत किया है। लेकिन वही मायावती किस तरह से व्यवहार करती है हमारे उसी तबके के लोगों को। एक नए किस्म के सामंतशाही जो है, एक नए किस्म के सामंतशाह की तरह आपने देखा होगा कि जब वो सत्ता में थी या उसके बाद कुछ एमएलए एमपी थे, अपने वो ऊंचे स्थान पर बैठ जाती है और जिनको जनता ने सम्मान दे करके उनको अपना नुमाइंदा और अपना प्रतिनिधि बनाया या मंत्री बन गए, उनको जमीन पर बिठाती है। मायावती कभी भी हमारे बाबा साहब के वसूलों पर चलने वाले नहीं है, उनके वसूलों की हत्या करने वाली है। इसको समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब के इनके आदर्श, उनके उपदेश इस देश के लिए बहुत उपयोगी है, सबके लिए। वही हाल जो है समाजवादी पार्टी का है। वो कहते हैं कि हम तो समाजवाद चलाते हैं, हम तो लोहियावाद चलाते हैं। लोहियावाद समाजवाद के नाम पर बस गुंडागर्दी, और भी बड़े माने घिनौने स्तर की दादागिरी, माफियागिरी, इसका माहौल चलाते हैं समाजवाद और लोहियावाद। और उससे भी जो जहरवाद है जातिवाद। हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक कॉम्बिनेशन जाति बना करके समाज में नफरत फैला करके इस तरह की उठ सत्ता की राजनीति करने वाली ये कहती है कि हम समाजवादी हैं और हम लोहियावादी। यही तो दंश है देश का। तो इसीलिए तो भारतीय जनता दल बिल्कुल निवेदन कर रहा है कि हमारे
यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, ये जो समाजवादी पार्टी की जो असलियत है इसको पहचानिए। यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। इससे मोह भंग करिए, अपने को भारतीय मानिए और उसके जाल से छुटकारा पाइए, भारतीय बनिए। और उसके साथ और भी जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लोग चिपके हुए हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि वो समाजवादी पार्टी के जाल से बाहर आए। तभी आप जो है इस नकली राष्ट्रवादी बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में रह करके जो खुद ही एक जो है वो एक चारित्रिक गड्ढे में गिरी हुई है, माने राष्ट्रीय चारित्रिक गड्ढे में गिरी हुई है, वो नकली राष्ट्रवादी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। बीजेपी को आईना सिर्फ जो है सिर्फ भारतीय जनता दल दिखा सकता है, दिखा रहा है, वो भी शुद्ध रूप से राष्ट्रीयता और देशभक्ति के आईने में। तब इसमें वो बेनकाब हो रहे हैं। तो अपनी आवाम को बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ समझना है। भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, आगे बढ़ाइए, जन जन तक ये पहुंचे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।